अब बादाम कहाँ गया? क्या इन लोग को करना है कि बादाम हमको देखने तक नहीं मिला? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अभी आपसे बात होगी। चलिए अभी हमारे जनता के सामने आप हमको इस तरह से प्रताड़ित करेंगे क्यों? मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए। जब इतने एलिगेशन मेरे ऊपर लगा है तो सीओ साहब को एक और एलिगेशन लगाना चाहिए था कि बबीता यादव ने मेरे साथ रेप केस किया। पिछले साल बाढ़ में भी यही थे, तो इन्होंने उस टाइम में साफ यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि नगर वाले के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। नगर में जो जनता डूब रही है, मर रही है, उसकी मेरे पास कोई बात आप मत कीजिए। अरे भोजन देने से पहले आपको सूची गई और फिर आपने खुद आके मुआयना किया, आपका कर्मचारी आके मुआयना किया, मैं घूम घूम कर मुआयना की। इतना कुछ तो पहले परेशानी हुई 2 वक्त का भोजन के लिए, अब फिर जीआर राशि के लिए अलग से इसका क्या आपको मिलेगा? क्योंकि मैं एक इज्जतदार महिला हूँ, तो इज्जतदार महिला दूसरों की भी इज्जत को समझती है। इसलिए मैं अभी तक जितने भी चैनल वाले आए, हमने कभी तक किसी का नाम उजागर नहीं किया, लेकिन आज मैं नाम उजागर कर रही हूँ। ये 2 लोगों को टेंडर दिया गया, एक है हमारे यहाँ राजीव भारती, एक है राजीव चौधरी। ये 2 लोगों को टेंडर दिया गया। ये दोनों कौन हैं? ये हमारे माननीय विधायक जी का रंगा और बिल्ला है। पहले ये दोनों जाते हैं और पूरा अंचल खाली करवाया जाता है। जब अंचल खाली हो जाती है तो फिर विधायक से विधायक जी का एंट्री होता है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ, एक विधायक जी और उनके जो 2 रंगा बिल्ला है और हमारे सर्किल ऑफिसर ऐसा क्या गुफ्तगू करते हैं? ऐसी कौन सी राजनीतिक होती है जो गेट बंद करके किया जाता? अगर मैं यहाँ भी गलत हूँ तो अगर अंचल कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उसका भी कल का देखा जाए। ये उन्हीं के शह की वजह से आपके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं, क्योंकि परसों जो हमारी बात वहाँ पे हुई थी, वहाँ पे मुझे यह भी सुनने को मिला कि देख लेंगे, हमारे साथ भी विधायक है और विधायक हमारे लोग हैं। और फिर किसी का कहना है कि जैसे विधायक जी आए, हम लोग बोले कि सर हमारे यहाँ की जनता का जो है जीआर राशि में नाम नहीं गया, उसको यह कहकर विधायक जी डांट लगा दिए, जीआर राशि का बात मेरे से मत कीजिए, और कोई दूसरा काम है जीआर राशि को छोड़ के दूसरा बात कीजिए। क्या आप लोग जीआर राशि विजय सिंह जी हैं जो विधायक है, वो आते हैं आप लोगों से? कहाँ मिला है हम लोग से? उतर नेता सबका आगू माता है, वो सब उधर चल जाता है। हमको कहाँ भेटा? एक भेंट हुआ ब्लॉक में, तो हम लोग लड़का बोला कि चचा हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है, हमको पापा कब मर गया, उसको नोटिस आता है, उसको कैसे माफ होगा? वो भी नहीं हो रहा है। ये हमारे विधायक जी का फेसबुक अकाउंट भी खोला जाए, वहाँ पर देखा जाए, इनका फोटो पोस्ट होता है। ये आते हैं और सर्कल ऑफिसर के चैम्बर में बैठकर और सिस्टम पर बैठकर ये नाम चढ़वाते हैं और वो सोशल मीडिया पे लोड भी होता है वो फोटो। इंदिरा आवास मिल रहा? ना हमरा कुछ ना नहीं मिल रहा कुछ ना इंदिरा। विजय सिंह जी के की कहबो? केकरो कुछ नहीं करना चाहिए। वोट ऐसा न मांगेला तो खुटिया बोर नहीं, खुटिया सूख। और अभी मैं अनुमानित राशि जोड़ रही, जितने लोगों का कहना हुआ कि हम लोगों से 2000 की राशि वसूली गई है, तो हम लोग उतने का ही अभी तक में कलेक्ट किए हैं, तो 2 करोड़ अभी तक में वसूला गया है। तो यह भी सवाल उठता है कि ये 2 करोड़ राशि अकेले सर्किल ऑफिसर तो नहीं वसूल सकते। ये मेरा आगाज था आज से 5 दिन पहले सोशल मीडिया में कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी, मैं भी अपने आप को प्रत्याशी घोषित किया था आपने, कर रही हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी। जी हाँ, बस यही हजम नहीं हो रहा है लोगों को। अभी अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ, अभी सबको नजर आ रहा है कि ये अवैध हथियार है, और अवैध हथियार के दम पे मैं कह रही थी कि जीआर राशि में नाम चढ़ाए। अरे वाह। बिहार के कटिहार जिले के बरारी प्रखंड में जीआर राशि को लेकर बवाल ऐसा मचा कि मत पूछिए। बरारी की मुख्य पार्षद बबीता यादव और वहां के अंचलाधिकारी के साथ जिस तरह की वीडियो झगड़े की वायरल हो रही है, इसके बाद जो आज तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि ये क्या हो रहा है बरारी में। क्या बरारी में चल रहा है भ्रष्टाचार का गंदा खेल? किसानों के पैसे लूटे जा रहे हैं और किस दबाव में लोगों से जीआर राशि को लेकर पैसे उगाही की जा रही है। और आपको बता दें, ये पैसे की उगाही 2 करोड़ तक की पहुंच चुकी है, जैसा कि अपने बयान में मुख्य पार्षद ने खुद कहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे मुख्य संपादक अभिषेक जी बरारी पहुंच गए और सीधा बरारी की मुख्य पार्षद के साथ साक्षात्कार किया जीआर राशि के विषय पर। तो जो खुलासे हुए हैं, उन खुलासों को एक बार सुनिए और यकीन नहीं होगा कि कैसे इन खुलासों में, इन जीआर राशि के बंटवारे में बरारी के विधायक का भी हाथ है। ये हम नहीं, ये आरोप कोई और नहीं,
बरारी की मुख्य पार्षद बबीता यादव लगा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है और इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब बाढ़ आती है और जब जीआर राशि बंटने की बात आती है तो उसमें भ्रष्टाचार की बात हर जगह से निकल कर आ रही है। और एक तस्वीर जो बरारी से आ रही है, उस तस्वीर में जो बातें हैं और जो कहानी है उसके पीछे, आज उस कहानी को जानने और समझने के लिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ऐसे में हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड में। और मैं बता दूं, हमारे साथ बरारी की मुख्य पार्षद जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बबीता कुमारी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे श्रोतागण और दर्शकों को भी मैं नमस्कार कर रही हूँ। और आपका तो खास करके मैं इसलिए धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने हमारी बात को जनता के बीच रखने का अवसर दिया। ये जो अभी जीआर राशि को लेकर जो बार बार मामला आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि 7,000 प्रति व्यक्ति जीआर राशि उपलब्ध कराई जाने की बात सरकार के द्वारा कही जाती है। तो अब तक कितने लोगों को जीआर राशि मिली है और कितने लोगों को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये बवाल हो रहा है? देखिए, ये बाढ़ पहली बार नहीं आई है हमारे यहाँ, बाढ़ विगत कई वर्षों से आ रही है। और जितने परिवार हैं जिसको कि कई वर्षों से मिलता आ रहा है, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये मैं चुनाव जीती हूँ 2023 में। 2023 में हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आई, तो कहीं कुछ ये तरह की कोई बात ही नहीं हुई। 2024 में जब बाढ़ आई तो अभी जो हमारे सीओ हैं सर्किल ऑफिसर, पिछले साल बाढ़ में भी यही थे। तो इन्होंने उस टाइम में साफ यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि नगर वाले के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। नगर में जो जनता डूब रही है, मर रही है, उसकी मेरे पास कोई बात आप मत कीजिए। मतलब जो भी उनको बोलना। बाढ़ थोड़ी नगर देख के आएगा कि गांव में आएगा कि नगर में आएगा। जब बाढ़ के जब नदी के मुहाने पे आपका शहर या नगर पंचायत बसा हुआ है तो उसमें तो सभी लोग आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये हो रहा है कि सर्किल ऑफिसर को ये भी मालूम नहीं है, इतना भी नॉलेज नहीं है। मैं अब आपको बता दे रही हूँ। और उस समय मैं भी उनसे ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि बाढ़ का टाइम होता है और जनता का बार बार दबाव मेरे ऊपर आ रहा था। जब उन्होंने ये कह दिया कि नगर वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं फिर आगे बात को बढ़ाई ही नहीं और मैं अपने निजी कोष से मैं अपने तरफ से शिविर चलाना शुरू कर दी। मैं शिविर चलाई भी, बहुत तरह की परेशानियां आई, तो जो बात हो गई तो हो गई। अब इस साल की मैं बात बता रही हूँ। इस साल जब बाढ़ आने वाली थी, तो बाढ़ आने से 10 या 15 दिन पहले जिला में एक मीटिंग हुई, 20 सूत्री की मीटिंग। उसमें हम लोगों को बुलाया गया था, तो सब अपने अपने जगह से बाढ़ पानी का बात रख रहे थे। तो फिर मुझे याद आ गया कि पिछले बाढ़ में तो मेरे साथ भी इस तरह की बात हुई थी। तो फिर मैं सुनते सुनते मुझे ये दिमाग में आया कि फिर इस मीटिंग में हम लोगों को बुलाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो कहा जाता है कि नगर वाले को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो जब सब तरह की बात हो गई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बात तो हमसे सर्कल ऑफिसर ने कहा था, आज मैं अपने जिलाधिकारी से मैं ये बात पूछूं। तो फिर मैं वहाँ पे जिलाधिकारी के पास अपनी बात को रखी। मैं वहाँ से पूछना चाही, क्योंकि बार बार हमारे प्रभारी मंत्री भी कह रहे थे कि जनता के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी तरह की जनता के साथ लापरवाही नहीं बरतनी। मतलब इतना अच्छा बात हो रहा था, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे पूछना चाहिए। तब मैं पूछी जिलाधिकारी से कि सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आज कि सरकार का ऐसा कोई गाइडलाइन है क्या, अगर नगर में जनता डूब रही है तो क्या उसको सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलेगी? तो उनको बहुत आश्चर्य लगा ये बात सुन के। बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बाढ़ जब आती है तो शहर नगर गांव ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बाढ़ से ग्रसित हो गए, जो प्रभावित हो गए, आपदा होती है। उनके बाद हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि समझाया इनको कि आप इतना सा जान लीजिए कि सरकार की जो दौलत है उस पर पहला अधिकार आपदा का है, पहला हकदार गरीब जनता है। अगर हम खिला ही देते हैं उस बाढ़ पीड़ित को, अरे इंसानियत के नाते ही देखिए ना, अगर हम खिला ही देते हैं तो क्या जाता है। देख लीजिए, इस तरह का शिकायत नहीं आना चाहिए। फिर हमने वहाँ पे यह भी देखा, क्योंकि मैं झेली थी इस चीज़ को, मैं ये भी देखी थी कि जब भोजन बनने का होता है तो लोगों को बुलाया जाता है ब्लॉक कैंपस में अनाज उठाने के लिए। लोगों को पहले गाड़ियाँ नहीं मिलती है, कभी कभी ऐसा होता कि गाड़ी पंचर हो जाती है। ऐसा होता था किसी दिन की लेबर मजदूर नहीं मिलता जो कि बोरा उठा के गाड़ी पे लोड करेगा, तब फिर वो राशन आएगा किचन में, और किचन में फिर आने के बाद खाना बनते बनते बच जाता 3 से 4, और खाना खाते खाते शाम के 5 के 6, यानी सुबह भी जनता भूखी रह गई, फिर रात को भी भूखी रह गई, या एक टाइम खाना बनता है और जो अनाज बाद में बच जाता था उसका बंदर बाँट
होता था। इस चीज़ को हमने पिछले साल ही देखा। तो मैंने ये भी बात रखी वहाँ पे कि सर मैं आज आपके समक्ष ये बात रखना चाहती हूँ कि ये जो किचन हमारा चलता है, शिविर लगता है, कम से कम 5 दिन का एडवांस वहाँ पे दिया जाए, ताकि मतलब ऐसा नहीं हो कि जनता खाने के लिए तरस रहा है, बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, मालूम चलता कभी तक चावल आया ही नहीं, फिर जब चूल्हा पे चढ़ जाता है तो मालूम चलता गैस ख़त्म हो गया। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमने झेला था। फिर इस बात के लिए भी वहाँ पे हमारी बात को नोट किया गया कि हाँ ये बात भी सवाल सही है, कम से कम 3 से 4 दिन का राशन जो है पहले उपलब्ध कराया जाए। फिर हम ये भी देख रहे थे कि वहाँ पे दलालों का जो होता है वो मारम चलता है ब्लॉक कैंपस में, मतलब किसके थ्रू अनाज उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, और जो वहाँ रहते हैं बिचौलिया उसके द्वारा मनमानी होता है। अगले के द्वारा सेटिंग रहता है कि तुमको यहाँ से 20 बोरा दे रहे हैं तो तुम आज वहाँ पे किचन में जाके 4-5 बोरा रखना। ये जो कल वाली जो परसों वाली जो घटना घटी उसमें आपने क्या पाया कि क्या कौन बिचौलिया थे और क्या कर रहे थे वो? जी मैं आज बताऊंगी, क्योंकि जब हमारे ऊपर इतने एलिगेशन लग गए झूठ का तो मैं सच बोलने से अब कतराऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं एक इज्जतदार महिला हूं। तो इज्जतदार महिला दूसरों की भी इज्जत को समझती है, इसलिए मैं अभी तक जितने भी चैनल वाले आए हमने अभी तक किसी का नाम उजागर नहीं किया, लेकिन आज मैं नाम उजागर कर रही हूँ और पूरे बरारी प्रखंड की जनता और जितने भी जनप्रतिनिधि है सब जानेंगे, सब बताएंगे। ये 2 लोगों को टेंडर दिया गया, एक है हमारे यहाँ राजीव भारती, एक है राजीव चौधरी, ये 2 लोगों को टेंडर दिया गया। ये दोनों कौन हैं? एक क्या तो किसी को इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? जी हाँ, और सभी लोग जान रहे हैं कि ये हमारे माननीय विधायक जी का रंगा और बिल्ला है। ये दोनों उसी के लिए काम करता है, जग जाहिर है, आप जहाँ जाइए सब कोई बताएगा। और कल की मैं बात बता दूं, एक्चुअली अभी तो मैं इस परेशानी में हूँ, लेकिन फिर भी जनता का लगातार फ़ोन आ रहा है। पहले ये दोनों जाते हैं और पूरा अंचल खाली करवाया जाता है। जब अंचल खाली हो जाती है तो फिर विधायक जी का एंट्री होता है। और तो जब विधायक जी के जाने से पहले अंचल को खाली करा के फिर उनको बिठाया जाता है? जी हाँ, बिठाया ही नहीं जाता है, यहाँ तक कि गेट बंद हो जाता है। तो विधायक जी अंचल कार्यालय में जाते हैं और उनके साथ बैठते हैं, अंचल अधिकारी के साथ बैठते हैं, गेट बंद कर लिया जाता है? हाँ। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ, एक विधायक जी और उनके जो 2 रंगा बिल्ला है और हमारे सर्किल ऑफिसर ऐसा क्या गुफ्तगू करते हैं? ऐसी कौन सी राजनीतिक होती है जो गेट बंद करके किया जाता? अगर मैं यहाँ भी गलत हूँ तो अगर अंचल कार्यालय में CCTV कैमरा लगा हुआ है तो उसका भी कल का देखा जाए। तो मतलब आपके आरोपों से ये सिद्ध हो रहा है कि आपके पीछे जो लोग पड़े हैं वो कहीं ना कहीं विधायक से तार उनके जुड़ रहे हैं, या विधायक पे जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एलिगेशन विधायक पे है कि उन्हीं के शह की वजह से आपके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं, क्योंकि परसों जो हमारी बात वहाँ पे हुई थी, वहाँ पे मुझे यह भी सुनने को मिला कि देख लेंगे, हमारे साथ भी विधायक है और विधायक हमारे लोग हैं। तो तभी मैं समझ विधायक हमारे लोग, ये किसने कहा? अंचलाधिकारी ने? जी हाँ, उनका कहना हो, लेकिन मैं तभी तक ये नहीं समझ पाई कि हमारे जो स्थानीय विधायक है इनके संबंध में कहा जा रहा। मुझे लगा हो सकता है इनके रिलेशन में कोई होगा जिनका संरक्षण होगा, लेकिन कल जब फिर ये बात आई है कि विधायक जी आते हैं और पूरा कार्यालय खाली करा दिया जाता है, फिर कार्यालय के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर करके गुफ्तगू होता है, और फिर जितने भी और सब गाँव के जो प्रतिनिधि थे, वहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, उनको विधायक जी कहते हैं आराम से काम कीजिए, आराम से काम लीजिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए, हो जाएगा। और फिर किसी का कहना है कि जैसे विधायक जी आए, हम लोग बोले कि सर हमारे यहाँ की जनता का जो है GR राशि में नाम नहीं गया, उसको यह कहकर विधायक जी डांट लगा दिए, GR राशि का बात मेरे से मत कीजिए, और कोई दूसरा काम है GR राशि को छोड़ के दूसरा बात कीजिए। क्या आप लोग GR राशि क्यों? GR राशि की बात आपसे नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? और उसके पहले की मैं बात बता दूं आपको कि ये हमारे विधायक जी का फेसबुक अकाउंट भी खोला जाए, वहाँ पर देखा जाए, इनका फ़ोटो पोस्ट होता है। ये आते हैं और सर्कल ऑफिसर के चैम्बर में बैठकर और सिस्टम पर बैठकर ये नाम चढ़वाते हैं, और वो सोशल मीडिया पे लोड भी होता है वो फ़ोटो। तो ये किसके इशारे पे हो रहा है? और अभी मैं अनुमानित राशि जोड़ रही, जितने लोगों का कहना हुआ कि हम लोगों से 2000 की राशि वसूली गई है, तो हम लोग उतने का ही अभी तक में कलेक्ट किए हैं, तो 2 करोड़ अभी तक में वसूला गया है। तो यह भी सवाल उठता है कि ये 2 करोड़ राशि अकेले सर्किल ऑफिसर तो नहीं वसूल सकते हैं जब तक किसी का संरक्षण नहीं है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वरीय पदाधिकारी से भी मांग करती हूँ कि इसके ऊपर जाँच बैठाई जाए। यह बात सिर्फ बरारी की ही नहीं है, पूरे विधानसभा की बात है, और वोट
न हो, ये सिर्फ बरारी विधानसभा की बात नहीं होगी, ये हो न हो हर जगह आपदा के साथ। 7,000 रुपया जो मिल रहा है जीआर राशि में, उसमें आप ये कह रही हैं कि 2,000 प्रति व्यक्ति बिचौलियों के बीच में बढ़ जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं आई मेरे पास कहने के लिए कि जब पैसा मांगा गया तो उसमें से 30 या 40 लोगों ने दे दिया आराम से। उसी 30-40 लोगों को हमारे सर्किल ऑफिसर चिन्हित कर रहे हैं और उस 30-40 लोगों के अकाउंट में पैसा चला गया। जो गरीब जनता है, जो 2 वक्त की खाने के लिए मोहताज है, वैसी जनता सोचने की बात है। ये सवाल उठता है वो कहाँ से पैसा देगी। उनका ये भी कहना हुआ कि हम लोग ये भी बोले कि जब पैसा घुसेगा तब आप लोग काट लीजिएगा, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं है। उनका कहना कि नहीं, पहले पैसा जमा कीजिए तब आप लोगों का नाम जुटेगा। ये शिकायत, और इससे पहले फिर सीओ साहब ने जनता के बीच क्या कह दिया कि आपका चेयरमैन के कारण जो है आप लोगों को जीआर राशि नहीं मिल रही है। तो क्यों? तो आपका चेयरमैन तो लिस्ट दिया ही नहीं कि किसको किसको मिलना है। अरे भोजन देने से पहले आपको सूची गई और फिर आपने खुद आके मुआयना किया, आपका कर्मचारी आके मुआयना किया, मैं घूम घूम कर मुआयना की। इतना कुछ तो पहले परेशानी हुई 2 वक्त का भोजन के लिए, अब फिर जीआर राशि के लिए अलग से अब इसका क्या आपको मिलेगा? फिर भी मैं बता दे रही हूँ, अगर अंचल कार्यालय में उनके पास वो लिस्ट गया है तो वो भी आप देखिए और मांगिए सीओ साहब से। सीओ साहब ने दिया है अपना, उनका स्टेटमेंट है कि मैं कह रही हूँ कि हमारे सारे वार्ड में लोगों को दे दीजिए। मेरे इस वार्ड में जनसंख्या है 900, जो वार्ड 3 नंबर वार्ड मेरा प्रभावित है उसमें 900 संख्या है। तो मैं अगर बोलती हूँ कि 900 को आप दे दीजिए तो मैं गलत हूँ। हमारी मांग हमेशा से रही है 295, और वहाँ जो फाइल मुझे प्राप्त हुआ उसमें से 105 लोगों का नाम है और 295 में सिर्फ 105 लोगों का नाम है और 105 लोगों में 40 लोगों के नाम पे अलग से कलम से टिक लगा हुआ है। वो टिक उस लोगों के नाम पे लगा है जिन्होंने की 2000 की राशि दे दी, और बाद बाकी नाम में कोई टिक नहीं है, उसका नाम अभी तक सिस्टम पे नहीं चढ़ा है। और ये 40 लोगों जीआर राशि अभी 40 लोगों को ही मिलेगी और रेस्ट लोगों को नहीं मिलेगी। ये सीओ साहब का फरमान है, ये सर्टिफिकेट सीओ साहब दे रहे हैं। और फिर आपने सवाल नहीं किया कि ये सीओ साहब किस आधार पर कर रहे हैं? यही सवाल था मेरा। मैं अगर वहाँ गई थी, क्योंकि जनता मेरे पास आ रही थी, जनता की परेशानी मैं नहीं सुनूंगी, जनता की बात मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तो ये वही एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें सीओ साहब आपको कहते नजर आ रहे हैं कि आप मत बोलिए। ये वही सवाल था? बोलिए नहीं, वो मुझे कह रहे चुप, आप चुप रहिए, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आप क्यों बोल रही हैं? तो फिर मैं भी उनसे बोली हूँ, हाँ बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? चुप रहने की बात है, अभी आप चुप रहिए, मैं बोलूंगी। तो आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाने के लिए। मैं तो वहाँ बोलने ही गई हूँ। और जबकि मैं बता दूँ, जबकि हमारे यहाँ शिविर भी चला तो शिविर में भी 3 दिन भोजन मिला और 40 से 45 बोरी चावल रातों रात गायब हो गया। फिर उसके लिए भी जनता मेरे पास आई थी। मैं तो सोच रही थी कितना मैं टेंशन लूँ, कितना परेशानी लूँ। मैं जनता को यह कहकर शांत करा दी कि देखिए उतना सब आप लोग भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बाढ़ तो आएगी ही, उतना सा तैयारी आप लोग भी कर लेते हैं। उससे भी अगर घटेगा बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को 2 वक्त का भोजन दूंगी। और यहाँ आप जाने दीजिए, हो हंगामा करने से कोई मतलब नहीं है। अब बात रह गई है जीआर राशि की, तो वो जीआर राशि मैं आपको दिलवाऊंगी। ये आश्वासन देकर हमने वो चावल जो रातों रात चोरी हो गई, उगाही हो गई, उसके लिए हमने कहीं कोई बात नहीं रखा, ना ही मैं कंप्लेन की। लेकिन इस बात का सवाल उस समय जैसे उठा, मैं जब पूछ दी कि वो 40 बोरा चावल कहाँ चला गया, आप देख सकते हैं उस वीडियो में। मैं जैसे उस चावल की बात उठाई हूँ तो सीओ साहब आक्रोशित हो गए। आप क्यों आक्रोशित हो गए? आप एक पदाधिकारी हैं, आप शांति से मेरी बात को सुनिएगा। आप उंगली उठा उठा कर बात कीजिएगा मेरी जनता के सामने। हमारी भी कुर्सी है, हमारा भी मान सम्मान है, हमारे जनता के सामने आप हमको इस तरह से प्रताड़ित करेंगे क्यों? मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए। पुरुष होता तो आपका हाथ तोड़ देता। मैं महिला थी, मैं जान रही थी अगर मैं आपसे उलझूंगी तो आप भी कहीं ना कहीं मेरे से उलझिएगा। मैं पहले अपनी इज्जत का मैं ख्याल रखती हूँ। एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें वो दिख रहा है कि वो उन्होंने आवेदन दिया है थाने में कि क्या कहते हैं, आपने सरकारी काम में बाधा डाला है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, लेटर की जो बात है वो तो उनका वो FIR कॉपी है, FIR कॉपी तो हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो आ रहे हैं मीडिया में, वो बोल रहे हैं कि हल्ला गुल्ला सुन के हम बाहर निकले, बहुत बढ़िया। वो खुद अपने झूठ के जाल में, वो खुद अपने आप में वो फंस रहे हैं और सच जाहिर हो रही है। वो कह रहे हैं कि हल्ला गुल्ला सुन के हम बाहर आए। तो मैं ये अब सवाल पूछती हूँ कि जब आप बाहर आ गए तो आपके सरकारी काम में हम कैसे बाधा डाल दिए?
क्या आप सरकारी काम बाहर आके उस हॉल में आप काम कर रहे थे? आप तो अपने चैम्बर में सरकारी काम करते हैं। अगर सच में आप सरकारी काम कर रहे तो आप बाहर क्यों निकले? दूसरी बात है कि धक्का मुक्की उसके साथ हुई, हमने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। अगर मैं उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रही थी तो 5 पुलिसकर्मी उसके गेट पे पहले से तैनात था, तो वो पुलिसकर्मी क्या तमाशा देख रही थी या फिर मजा ले रही थी? अगर मैं गलत थी तो वो पुलिसकर्मी मुझे उस टाइम में क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया? अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अगर पुलिसकर्मी के नज़र में मैं गलत थी, मैं गलत कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अभी एक खबर चली थी आपके बारे में जिसमें आपने कहा था कि आप चुनाव लड़ेंगी। क्या लगता है कि इस मामले को चुनावी रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि आप चुनाव नहीं लड़ सकें? और जैसा कि आप विधायक, जो वर्तमान में विधायक हैं विजय सिंह जी पे, उस पर जो आरोप लगा रही हैं, वो उससे कनेक्टेड है? देखिए, इससे पहले तो मैं नहीं समझ पाई थी इस चालबाजी को, इस राजनीतिक को। और मान रही है कि उन्हीं की साजिश है। इसलिए बता रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ है इससे बड़ा बड़ा धमाल हर जगह हुआ, हो हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई है और पुरुष के द्वारा। और मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा बिहार में किसी महिला के द्वारा इस तरह से अपनी जनता को लेकर लड़ाई रखी गई होगी। लेकिन मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। और मैं आपको अब यहाँ भी बता दूं कि हमारे साथ जो हमारे सुरक्षाकर्मी चलते हैं वह एक रिटायर आर्मी है, वो एक फौजी है, वो देश के सिपाही हैं। और सरकार का गाइडलाइन है कि जब आप देश की सेवा से आप रिटायर हो जाते हैं, आप अपनी सेवा कहीं दे सकते हैं। मैंने तो उस देश के सिपाही को रोजगार दिया है, मैंने उसे तो सेवा का मौका दिया, अवसर दिया है। उनके विषय में उन्होंने कहा है कि अवैध हथियार, यानी कि वो अवैध हथियार जो चल रहा था, आज से सोशल मीडिया को मैं तो कहती हूँ 1 वर्ष पहले से देखा जाए, ये 1 वर्ष से लगभग मेरे साथ है, तो इतने दिन से कहाँ थे सब? अगर मैं अवैध हथियार लेकर चल रही थी तो इसके पहले भी देखा जाना चाहिए था, जांच किया जाना चाहिए था। अभी अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो अभी सबको नज़र आ रहा है कि ये अवैध हथियार है, और अवैध हथियार के दम पे मैं कह रही थी कि GR राशि में नाम चढ़ाए। अरे वाह, क्या बात है! मतलब कहीं ऐसा हुआ है कि जो कि हमारे सुरक्षाकर्मी होते हैं, और वो भी कहाँ, बाहर बरामदे पे, जहाँ कि उनका 5 पुलिसकर्मी है, वहाँ पे अवैध हथियार के दम पे उसको कहता है कि GR राशि में नाम चढ़ा दिया जाए। मेरी बात सुन लीजिए। थोड़ा सा नोक झोंक जो हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद मैं उनको बोल दी कि आप अंदर जाइए। मैं सारे अपनी पब्लिक को लेके बाहर आ गई शांत करा के। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे सुरक्षाकर्मी, क्योंकि वो एक सभ्य व्यक्ति हैं और रिटायर फौजी हैं, वो कह रहे हैं सबको कि शांति रखिए, शांति से बात रखिए, ऐसे हल्ला मत कीजिए। और सबको जब मैं बाहर लेके निकली तो फिर मीडिया वाले ने न्यूज़ को कवर किया। जब न्यूज़ कवर हो रहा था तो इसी बीच में CO साहब क्या करते हैं कि थाना को फ़ोन करते हैं, थाना से 2 SI आते हैं। तो उस टाइम में SI मुझे देखे कि मैं पब्लिक के साथ बाहर गेट पे खड़ी थी, तो मुझसे पूछा गया SI के द्वारा कि क्या हो गया मैडम। तो मैं उनको बताई हूँ कि देखिए, हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन जनता अपने 2 वक्त की रोटी के लिए तो आवाज़ उठाएगी ही, बात यही। और जब पैसे सब मिल रहे हैं सरकार की तरफ तो सबको मिलना चाहिए। और ये 40 लोगों को अगर नहीं जाता तो ये त्राहिमाम नहीं मचता। इन्होंने ये 40 लोगों को देकर और इन्होंने झगड़ा का ये जो है जड़ बना दिया। और इनका ये चाल होगा कि हो सकता है इस तरह से हो, बवाल हो, वो मेरे कार्यालय आएंगी, क्योंकि लोग जानता है मेरा राजनीतिक क्या है। मैं हमेशा जनता के लिए तैयार रहती हूँ, जनता के साथ खड़ी रहती हूँ। तो ये राजनीतिक सोची समझी राजनीतिक थी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया होगा। और जब मैं जनता के साथ गई, ठीक है, मैं जनता के साथ गई। आप कार्यालय में काम करते, आप क्यों बाहर निकले? और उसका एक चौकीदार है, शंकर चौकीदार, उसने मुझसे बोला कि मैडम आप जनता को बाहर बैठाइए, आप अंदर जाके CO साहब से बात कर लीजिए। मुझे भी बढ़िया लगा। मैं अपनी जनता को बोली कि आप लोग बाहर रहिए, मुझे बात करने दीजिए, CO साहब क्या कहना चाह रहे हैं। मैं जब अंदर गई तो CO जब मुझे देखा तो लग रहा है उसके दिमाग में तो पहले से चाल होगा। उन्होंने मुझसे टोका तक नहीं, मुझसे बात भी नहीं किया। और ये बाहर आके ये हीरो बनना चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे जनता के बीच। क्योंकि आप देख सकते हैं एक वीडियो में, वो भी वीडियो दूंगी, ये क्षेत्र में जाके जनता को बोले हैं यदि हम चाहें ना तो हम 5 जगह चला देंगे शिविर, लेकिन आपके बीच से कहा जाता है कि 2 जगह अलग अलग कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि क्यों 2 जगह चला जाए, मतलब कुछ से कुछ वहाँ भी ये राजनीति की है। मतलब आप सर्किल ऑफिसर चाहेंगे तो 5 जगह चला देंगे, और हम जनप्रतिनिधि कह रहे हैं 2 जगह चलाने के लिए तो आप नहीं चलाएंगे। वो खुद उनका बोला हुआ वो जनता के बीच वो वीडियो है, मैं वो वीडियो भी आपको दूंगी। इतना मन कैसे बढ़ता है, कौन बढ़ाता है? और दूसरी बात मैं बता दूं कि इनके साथ जो हुआ
एक लड़का है 20 साल 22 साल का, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, जो कि एक बेरोजगार युवा है। उसको मैं रोज़गार दी हूँ, वो मेरा सोशल मीडिया देख रहा है। आप अगर उसको देखेंगे पूछेंगे तो उसके जुबान में जो है ना आवाज़ नहीं है। मुझे भी अगर कुछ पूछना होता जानना होता तो मैं 2 बार पूछती हूँ, तब मैं उसकी बात को समझ पाती हूँ। उस बच्चे का नाम है एफआईआर में। एक है नगर का जो है ड्राइवर है, ट्रैक्टर ड्राइवर, जो कि कचरा ढोता है। वो जब देखा था कि इतनी जनता हमारे ही समाज के हैं, क्यों आया है, तो उनको लगा कि शायद राशि मिल रही है, तो इसलिए वो भी आ गया। तो एक एफआईआर उसके नाम से है। और एक तो बता ही दी हूँ कि जो कि एक रिटायर फौजी हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उसके ऊपर है। एक है कि जो हमारे रिलेशन का है एक लड़का, वो भी 20 साल 22 साल का है, जिसको कि बरारी का क ख ABCD भी मालूम नहीं है। वो एक्चुअली हमारे साथ गया था मेरा कार्यालय देखने के लिए, लेकिन वहाँ जब पब्लिक आ गई मुझसे कहने के लिए कि मैडम हमारी बात आप नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा, तो वो बच्चा भी मेरे साथ आया हुआ था। उसका भी आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि वो कहीं कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी नाम दिया गया है। मतलब झूठ सच इतनी साजिश रची गई कि ये झूठ रचते रचते ये भी भूल गए उसमें से एक जो है पत्रकार का भी नाम दे दिया गया है। ये झूठ सच में उसका दिमाग काम नहीं किया कि कौन पत्रकार है और कौन जनता है, किसके ऊपर साजिश रची जाए। और मैं आपको आज यह भी बता दूं कि यह जो है घटना हुई है दिन को 1:30 बजे, जो सीओ खुद बोल रहे हैं यह घटना हुई 1:30 बजे। जब 1:30 बजे घटना हुई तो और आपके अंचल कार्यालय में 5 पुलिसकर्मी हैं, उसने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। उसके बाद आपके द्वारा बुलाया गया 2 SI आते हैं। यहाँ तक मैं बता दूँ वो SI जब सारी बात को सुने तो वो भी कहें सीओ साहब से कि सीओ साहब देख लीजिए मैडम के साथ भी परेशानी है, जनता इनके पास आती है तो ये तो आपसे ही बात रखेगी ना, आप ज़रा देख लीजिए क्या होता है, दोनों मिलके बीच का रास्ता निकाल लीजिए। और यह कहकर SI वहाँ से चले जाते हैं। फायर कितने बजे रात को हुई? 10:30 बजे रात को। मैं 1:30 बजे घटना घटी है और 10 बजे रात में फायर। अगर आप झूठ का साजिश रचिएगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो दिमाग तो अकेले लगता नहीं है। तो फिर आप संपर्क साधिएगा, उस बच्चे लोग का नाम पूछिएगा, वीडियो भेजिएगा, वीडियो में चिन्हित कीजिएगा ये कौन है, मतलब कहाँ कहाँ से आप हमको डैमेज कर सकते हैं। तो ये रास रचने में तो समय तो लगेगा ही। सोच समझ रहे हैं क्या, लेकिन सच होगा तब ना आप तरह लिख दीजिएगा ऐसा हुआ, लेकिन आप तो यहाँ साजिश रच रहे हैं तो वक्त तो लगेगा ही। ना जाने कहाँ कहाँ आपने फ़ोन लगाया होगा मेरे खिलाफ़ में। ये तो मेरा एक आगाज़ था, अभी अंजाम बाकी है। ये मेरा आगाज़ था आज से 5 दिन पहले सोशल मीडिया में कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी, मैं भी अपने आप को प्रत्याशी घोषित किया था आपने, कर रही हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी। जी हाँ, बस यही हजम नहीं हो रहा है लोगों को और इसका ये नतीजा है कि FIR दर्ज कर जो। दूसरी बात है, हो सकता है लोग सोच रहा है कि चुनाव में पैसे की कमी हो रही है तो ये GR राशि के द्वारा उगाही हो रही है। और सबसे बड़ा निशाना ये साधा गया कि मैं मुख्यालय में हूँ, मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ। अगर मुख्यालय में रह के महिला जनप्रतिनिधि के ऊपर अगर FIR दर्ज होता है तो सारे पुरुष जनप्रतिनिधि जो है ऐसे ही घर बैठ जाएंगे। ये डराने की कोशिश किया गया हमारी जनता को और हमारे जनप्रतिनिधि को। तो मैं तो यहाँ से कहती हूँ कि आप जनप्रतिनिधि को भी जगना होगा। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देती हूँ, अब ये तो हमारा मान के चलिए मेरा ये रूटीन हो गया, आज से हमारा ये मुहिम चलेगा। जितने भी नदी किनारे हमारी जनता, मैं सबसे पूछूंगी और सब जगह जाके मैं यह पता करूंगी कि GR राशि में कितना का घोटाला हुआ है। और ऊपर से मैं वरीय पदाधिकारी से मांग करती हूँ कि आप भी, अगर आप लोगों की मिली भगत नहीं है तो आप लोग भी निष्पक्ष होकर इस चीज़ की जांच कीजिए और मुझ जैसे सम्मानित महिला को सम्मान दिलाने का काम कीजिए, क्योंकि मैं अपमानित हो रही हूँ कहीं ना कहीं से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि मैं जब थाना में FIR दर्ज कराने के लिए गई तो मेरा FIR थाने में दर्ज नहीं हुआ है। तो हमारा सब जगह जो है स्पीड पोस्ट हो रहा है। मैंने एक मानवाधिकार में किया क्योंकि हमारे साथ प्रताड़ना हो रही है। और मैं एक महिला आयोग में केस की हूँ क्योंकि हम जैसी महिला को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर हमारी सरकार क्यों बोल रही है, क्यों सरकार महिला को आरक्षण दे रही है? यह तो महिला को दबाने की बात हो रही है ना, जबकि सरकार हमारी लगातार महिला को उत्थान की बात हो रही है। मैं क्षेत्र में जा रही हूँ तो महिला को सशक्त करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझ जैसी महिला को दबाया जाता है ये झूठा FIR दर्ज करके। मैं कह रही सच, अगर सच में ये घटना हुई थी तो मेरा बस यही सवाल है कि जिस टाइम में घटना हुई उस टाइम में वो वीडियो में आप देख सकते हैं वो 5 पुलिसकर्मी क्या कर रही थी।
उस टाइम में एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब थाना से एसआई को बुलाया गया, 2 एसआई आए, तो उस टाइम में मेरे ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उस टाइम में मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? एट ए टाइम मुझे अरेस्ट किया जाता अगर मैं गलत की थी तो, पूरी जनता के सामने मुझे अरेस्ट किया जाता अगर मैं गलत थी तो। उस टाइम में कुछ नहीं होता, रात को 10:30 बजे एफआईआर दर्ज होता है। क्यों? ये साजिश कब तक, ये राजनीतिक और ये रणनीतिक कब तक, ये मैं जानना चाहती हूँ और हमारी जनता जानना चाहती है। तो देखा आपने, बबीता जी ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, उसमें बहुत बड़े बड़े दावे हैं और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क वर्तमान विधायक विजय सिंह के ऊपर लग रहे हैं और साथ ही जो सीओ सर्किल ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी लग रहे हैं आरोप की जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो उसमें जो एफआईआर का टाइमिंग है, एफआईआर की जो टाइमिंग है और जो जीआर राशि के आवंटन को लेकर जो 40 लोगों की बात आ रही है कि उनको आवंटित किया जा रहा है, और इसी वजह से ये माहौल इस तरह से बन बैठा कि आज मुख्य पार्षद और सीओ के बीच में इस तरह से नोकझोंक भी देखने को मिली। लेकिन अब ये पूरी जो बात है, इस पूरे मुद्दे पर एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। हो सकता है ये राजनीतिक रंग भी ले ले और कहीं ना कहीं इसमें जब जांच बैठेगी तो कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा। फिलहाल जब तक जांच निकल कर कुछ नहीं आता है तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ। और मैं बता दूं कि जिस तरह से बरारी का जो ये मुद्दा है, जीआर राशि का, ये पूरे बिहार का मुद्दा होने जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन रवि के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज़ बिहार के लिए बरारी से। धन्यवाद। हालांकि इतनी बात होने के बाद हमें लगा कि बरारी विधायक का भी हम पक्ष जान लें, तो हमने उनको भी फ़ोन लगाया, लेकिन वो फ़ोन पर अवेलेबल नहीं हो सके। और हम कोशिश करेंगे कि बरारी विधायक का पक्ष भी जानें, इसलिए जब भी हम इससे जुड़ी अगली खबर दिखाएंगे तो आपको यकीन दिलाते हैं कि उसमें बरारी विधायक का भी बयान होगा, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे तो। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।